Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and श्री साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे वाटर रिलेशंस इन प्लांट्स। उसमें देखा गया था कि कौन कौन से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेज हैं जो वाटर के मूवमेंट को इंश्योर करते हैं। तो उसमें हमने 3 क्राइटेरिया आपको बताया था। एक क्राइटेरिया थी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन के अगर सॉल्यूशंस हों, दो अलग अलग सिस्टम मतलब सेल में, और उनमें अगर मान लीजिए वाटर के मूवमेंट के लिए अगर वहाँ पे मेम्ब्रेन है, मतलब परमिएबल अगर मेम्ब्रेन है, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का वाटर हायर कंसंट्रेशन में जाता है। और इसको हमने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी कंटेंट। वही अपना CSIR का लेवल है, वही क्वेश्चन है। खाली ये जानना कि लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन का वाटर हायर में जाता है या हाइपोटोनिक का सोल्यूशन हाइपरटोनिक में जाता है, सॉल्वेंट मतलब वाटर, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा लेवल क्या था कि हमको एक्सप्लेन करना था कि व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम सिस्टम और सोल्यूशन विथ हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपो का वाटर हाइपर में कैसे जाता है, हमने वहां पे याद करिए, हमने वहां पे फ्री एनर्जी ग्रेडियंट के हेल्प से हमने उसको एक्सप्लेन किया था, वो बात हो गई थी। उसका दूसरा टर्म हम लोगों ने जो लिया था कि डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, तो उसमें सारी बात हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है, सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। और उसमें मैंने बताया था कि हमेशा अगर दो सिस्टम हो, सिस्टम मतलब सेल हो या दो सोल्यूशन हो, इनके बीच में अगर परमिएबल कोई बाउंड्री हो जिससे हो कि वाटर का मूवमेंट हो सकता हो, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लोअर डीपीडी वाले सोल्यूशन या सिस्टम का वाटर हमेशा हायर डीपीडी में जाता है। बात मैं आपको ढंग से बता चुका हूं। अब डीपीडी का आपका इक्वेशन है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी क्या होता है, सारी बात आपसे हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बस एक टर्म हमारे पास बचा है, क्या, टीपी। तो टर्गर प्रेशर को जल्दी से बता के अब फिर इसके डिफरेंट कंडीशन में इसकी जो फॉर्म्स है इस इक्वेशन के क्या क्या बदल के हो जाएंगे। कंडीशन मतलब क्या है कि आपने अपने सेल को हाइपरटोनिक में डाल दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक में डाल दिया, उस कंडीशन में डिफरेंट जो एंटिटीज हैं इनकी वैल्यू कैसे कैसे बदलेंगी, और आपका जो ये डीपीडी का जो इक्वेशन है वो बदल के क्या हो जाएगा। और ऐसे ही आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, यही इस पे हमको देखना होता है। ठीक है ना। चलिए जल्दी से टीपी, बाकी था मैं बता के इसके फॉर्म पे आ जाता हूं। तो शुरू कर लेते हैं पहले टीपी। पहले टर्गर प्रेशर या टीपी की हम बात आपसे कर ले रहे हैं, फिर इसके बाद से इक्वेशन को डील करते हैं। टर्गर प्रेशर, टीपी, टीपी, ये देखिए, इसके लिए क्या करना है, अपने सेल स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, और आप सब लोग जानते ही हैं। तो मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि ये प्लांट सेल है, ये मान ली प्लांट सेल है, तो इसकी क्या होगी, सेल वॉल हो गई, सबको मालूम है आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। फिर आप जानते हैं अगर सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर वाटर है, तो आप जानते हैं कि इसके ठीक नीचे क्या होती है, आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके मैं नीचे बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल वॉल को टच करते हुए होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए थोड़ा दूर बना रहा हूं, लेकिन आप इमेजिन करेंगे कि ये दोनों कांटेक्ट में हैं। इनफैक्ट ये होती है, मान लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो जब सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा, अब सेल के कंटेंट इसके अंदर होंगे, उस पर हम डिटेल में नहीं जाते। तो आप जानते हैं कि सेल में डिफरेंट साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, सब आप जानते हैं, उससे हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए ऐसा, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये पूरा जो सेल के जो इनर कंटेंट्स हैं वो और ये मेम्ब्रेन मिला क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो मान लीजिए मैं कहूं यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। आप जानते हैं प्रोटोप्लाज्म के आउटर मोस्ट बाउंड्री पे क्या होती है, सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा ही जो होती है प्रोटोप्लाज्म के आउटर मोस्ट बाउंड्री पर ही होती है। ये भी आप जानते हैं कि सेल में अगर वाटर की शॉर्टेज होगी, अगर एक ऑस्मोसिस हो जाए, वाटर का अमाउंट अगर घटने लगेगा, वाटर बाहर जाने लगेगा, तो प्रोटोप्लाज्म आपका श्रिंक करेगा, सिकुड़ के बीच में आएगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन होगी सिकुड़ के आ जाएगी। मतलब जितने दूर प्रोटोप्लाज्म रहेगा उसी के आउटर स्कर्ट पे, आउटर बाउंड्री पे आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तभी मैंने क्या मान लिया है, अभी हमने मान लिया है कि सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, सेल में वाटर की कोई कमी नहीं है। और इस कंडीशन में मैं कहूं कि आप ये मान लीजिएगा
हालांकि हमने दूर दूर दिखाया है, फिर भी आप क्या मानेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमने व्हाइट कलर दिखाया है, ये सेल वॉल, यानी कि जो हमारी ये हमने जो उसको दिखाया है कि हमने येलो कलर से, येलो वाली क्या है, ये हमारी ये है सेल वॉल। तो आप इमेजिन करें कि मेम्ब्रेन वॉल के साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। और जब सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो आप जान लीजिए कि जो सेल वॉल होती है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो होती है कांटेक्ट में किसके, सेल वॉल के कांटेक्ट में होती है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है और ये जो सेल वॉल है और मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जब सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो प्रोटोप्लाज्म में एक्सपेंडिंग नेचर होगा, फैलने का नेचर इसका होगा। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं कलर बदल लूं थोड़ा सा, कि ये जो हमने व्हाइट कलर्स दिखाए बाउंड्री से हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, ये सेल वॉल पर एक प्रेशर डालती है, जो मैंने दिखा लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे कि जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने व्हाइट कलर से बाउंड्री दिखाया है और सेल वॉल जो हमने येलो कलर से बाउंड्री दिखाया है, जब ये कांटेक्ट में होती हैं तो उस कंडीशन में याद रखिएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये चूंकि फ्लेक्सिबल है, प्रोटोप्लाज्म जब एक्सपेंडिंग नेचर का होगा तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल पे प्रेशर डालेगी, और इसी प्रेशर को जो मेम्ब्रेन डालती है वॉल पे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो देखिए ऐसे में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्या ध्यान दीजिएगा कि हमने कह दिया हमारे पास है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या कर रही है, एक प्रेशर डाल रही है, ये डाल रही है एक प्रेशर किस पर, ये डाल रही है प्रेशर सेल वॉल के ऊपर, ये डाल रही है प्रेशर सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल पे प्रेशर डालती है, इसी प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर, यही आपका है टर्गर प्रेशर, यही है टर्गर प्रेशर। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, कौन डाल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां पे, ऑन सेल वॉल। तो जब सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, प्रोटोप्लाज्म एक्सपेंडिंग नेचर का होता है, उस कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के कांटेक्ट में होती है, और उसी कंडीशन, देखिए अरे भाई मान ली हम कह रहे हैं कि हमको इस बोर्ड पे प्रेशर डालना है, तो हमारे पाम, हमारे हथेली को बोर्ड से छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो हम दबाएंगे इसको। तो यानी कि जब कांटेक्ट में होगी तभी तो दबाएगी। तो इस तरह जब कांटेक्ट में होगी उस समय क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे एक प्रेशर डालती है, उसी का नाम है टर्गर प्रेशर। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो सेल में जितना ज्यादा वाटर एंटर करेगा उतना ही ज्यादा प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जितना ज्यादा प्रोटोप्लाज्म हमारा एक्सपेंड करेगा उतना ही ज्यादा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रेस करेगा अगेंस्ट सेल वॉल, और उतना ही जोर से मेम्ब्रेन वॉल को प्रेस करेगी। मतलब ये हुआ कि सेल में जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन जितना, थोड़ी देखिए भाई, अब बात को ले जाइए CSIR लेवल पर, ये तो हमारे इंटरव्यू में लिखा हुआ है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अब ये टर्गर प्रेशर डिपेंड किस पर करेगा, तो आपने क्या कहा, अगर सेल में ज्यादा वाटर इंटर करेगा तो प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और प्रोटोप्लाज्म के आउटर मोस्ट बाउंड्री पे ही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो भी एक्सपेंड करेगी, और जब एक्सपेंड करेगी तो याद रखिएगा जो सेल वॉल होती है, ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल के बारे में आप जानते हैं, सेल वॉल कैसी होती है आप जानते हैं, ये डेड स्ट्रक्चर होती है, याद रखिए सेल वॉल क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। दूसरी बात क्या, ये रिजिड, ऑलमोस्ट रिजिड होती है, रिजिड होती है, अपनी जगह जल्दी बदलती नहीं है, ऑलमोस्ट रिजिड होती है। और अगली बात जानिए, परमिएबल होती है, सेल वॉल किसी को रोकती नहीं है, ये परमिएबल है। तीन बात आप सेल वॉल के बारे में याद रख रहिए, सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, और रिजिड या सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, और वो परमिएबल है। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब ये मेम्ब्रेन जब इसको दबाएगी तो सेल वॉल अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, वो रिजिड है, जहां है वहीं बनी रहेगी। तो इसका मतलब कि अगर ज्यादा, आप जानते हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा, जितना ज्यादा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा, है ना, हम कहेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा।
यानी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अगर ज्यादा होगा तो आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर वाटर आएगा, और जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर आएगा तो प्रोटोप्लाज्म का मोर एंड मोर एक्सपेंशन होगा। प्रोटोप्लाज्म प्रेस करेगा किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और मेम्ब्रेन प्रेस करेगी सेल वॉल को, यानी उतना ज्यादा यहाँ ट्रिगर प्रेशर होगा। एक बात आप समझे रहिए ध्यान से, ठीक ना। तो इस तरह से ट्रिगर प्रेशर हो गया। दूसरा टर्म क्या होता है? वाल प्रेशर होता है। ध्यान दीजिए जैसे क्या होता है, हमने क्या कहा, मेम्ब्रेन याद रखिए कैसे, आप जानते हैं कैसी होती है, इसके बारे में आप जानते हैं, लिविंग होती है, मेम्ब्रेन लिविंग होती है। दूसरी बात होती है हाईली फ्लेक्सिबल होती है। ये सब पॉइंट आप जानते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है, हाईली फ्लेक्सिबल होती है, और फिर जानते हैं होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये बात आप मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, परमिएबल है, ये बात आप याद रखिएगा। तो सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है। सेल वॉल कैसी है? रिजिड है। मेम्ब्रेन कैसी है? फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल कैसी है? परमिएबल है। मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये पॉइंट आपके दिमाग में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए, और ये दोनों बातें आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। मेम्ब्रेन आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, एक्सपेंड भी कर सकती है। सेल वॉल अपनी जगह पे हिलने वाली नहीं है अपनी जगह से, क्योंकि कैसी है ये सेमी रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, जहां है वही रहेगी। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि सेल वॉल ही वास्तव में सेल को प्रॉपर शेप और साइज देती है। सारी बात आप पढ़े हैं, और जब साइटोलॉजी आप पढ़ेंगे तो और सारी बात आप पढ़ेंगे सेल वॉल के कंपोजिशन के बारे में, ऐसा क्यों होता है। तो इतनी बात हमने प्रॉपर्टी लिख दिया है। सारी डिटेल्स आप जब सेल वॉल पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, देखिएगा वहां पे। ये हो गया। अब आपने पढ़ा, याद करिए कि जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को प्रेस करेगी तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को प्रेस करेगी तो सेल वॉल है कैसी? डेड और रिजिड है, रिजिड या कम से कम सेमी रिजिड है। तो याद करिए जब हम किसी को प्रेस करते हैं, किसी पर हम प्रेशर डालते हैं या फोर्स डालते हैं, और वो जिस पर हम प्रेशर या फोर्स डाल रहे हैं अगर वो रिजिड स्ट्रक्चर है तो क्या करती है? आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ वहां पे अप्लाई होता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना ही आपका एक्शन होगा उसी का ठीक उल्टा क्या होगा? अपोजिट उसका रिएक्शन होगा। एक होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेम्ब्रेन जब सेल वॉल पर प्रेशर डालेगी, जिसको आप कह रहे हैं टर्गर प्रेशर, तो सेल वॉल रिजिड होने के नाते याद रखिएगा सेल वॉल भी क्या करेगी? ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेगी। ये भी डालेगी प्रेशर कहां पे? ये डालेगी उल्टा, यानी ये डालेगी मेम्ब्रेन पर प्रेशर। ठीक, तो जो प्रेशर सेल वॉल डालेगी मेम्ब्रेन पर, यानी मैं ये इधर लगा रहा हूं अभी, ये रहा, यानी क्या बता रहा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों डालेगी? ध्यान दीजिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ याद करिए कि अगर किसी रिजिड स्ट्रक्चर पे कोई प्रेशर या फोर्स डाला जाता है तो वो रिजिड स्ट्रक्चर भी पलट के उतना ही फोर्स या प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में डालती है। ठीक, तो जब मेम्ब्रेन ने सेल वॉल पे प्रेशर डाला, उसको आपने क्या कहा? उसको आपने कहा कि हमारा क्या है? टर्गर प्रेशर है। तो सेल वॉल चूंकि रिजिड स्ट्रक्चर है या सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, तो सेल वॉल भी क्या करेगी? मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डालेगी, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम ही कहता है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन भी, वॉल भी क्या करे? मेम्ब्रेन प्रेशर डालेगी, और जो वॉल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डाल रही है उसी का नाम होता है वॉल प्रेशर। ये हमारा होता है WP, ये वॉल प्रेशर होता है। इस तरह से आपने क्या कहा कि जो ये हमने व्हाइट कलर जो बाउंड्री बनाया है, यानी कि इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना प्रेशर डालती है वॉल, यानी कि येलो कलर वाली स्ट्रक्चर पे जितना प्रेशर डालती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन सेल वॉल, उसी प्रेशर को हम कह रहे हैं टर्गर प्रेशर। और फिर मैंने क्या कहा कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है, दृढ़ स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो उसके लोकेशन में, उसके पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप जानते हैं जितने भी बायोलॉजिकल प्रेशर्स एंड फोर्सेज पड़ते हैं सेल के अंदर, अभी हम नहीं कह रहे कि आप क्या करें मैकेनिकली उसको डिस्टार्ट करिए तो नहीं हिलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि सेल के अंदर जो नेचुरल प्रोसेसेज होती है, जो नेचुरल फोर्सेज ऑपरेट करते हैं, उन फोर्सेज, उन प्रेशर्स का इस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि सेल वाला अपनी जगह पे बदल जाए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सेल को कहा जाता है रिजिड या सेमी रिजिड। तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी व्हाइट स्ट्रक्चर, जब येलो मतलब सेल वॉल पे प्रेशर डाल रही है, तो सेल वॉल कैसी है? डेड होती है, रिजिड या सेमी रिजिड होती है, और परमेबल होती है। तो उस कंडीशन में क्या होती है? ये सेल वॉल भी मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालती है। तो सेल वॉल द्वारा जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर डाला हुआ कहलाता है वॉल प्रेशर।
इसे कहते हैं हम लोग वाल प्रेशर। आई थिंक मेरी दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे, डाउट हो तो बताइए। पहला क्या है, टर्गर प्रेशर। क्या कॉन्सेप्ट इसका है? कॉन्सेप्ट ये है कि जब सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो एक बात याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा प्रोटोप्लाज्म के आउटर स्कर्ट यानी बाउंड्री पे होती है। तो अगर सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो मेम्ब्रेन, जिसको हमने व्हाइट कलर से दिखाया, कहाँ रहेगी? प्रोटोप्लाज्म के आउटर बाउंड्री पे रहती है। और हमने येलो कलर दिखाया है सेल वाल को, दोनों की प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है। सेल वाल कैसी होती है आप जानते हैं, डेड होती है, सेमी रिजिड होती है और परमेबल होती है। मेम्ब्रेन के बारे में आप जानते हैं कैसी होती है, लिविंग स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये सारी बातें जब आप अलग से साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, सेल वाल और मेम्ब्रेन, तो रीजन सहित आपको पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट टाइम हमने आपको फैक्ट यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने क्या मान लिया कि अगर सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा तो उस कंडीशन में व्हाइट कलर से दिखाई गई बाउंड्री मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, येलो कलर से दिखाई गई बाउंड्री मतलब सेल वाल के कांटेक्ट में होती है। और उस कंडीशन में एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म के नाते क्या हो जाएगा, ये जो मेम्ब्रेन है वो वाल पे प्रेशर डालेगी। तो मेम्ब्रेन द्वारा जो वाल पे प्रेशर डाला जाएगा वही कहलाता है टर्गर प्रेशर। हम क्या कह सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे, प्रेशर है टर्गर प्रेशर। अब दूसरी बात आइए, आप कह रहे हैं कि सेल वॉल कैसी है, तो सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बायोलॉजिकल फोर्सेज एंड प्रेशर काम करेंगे उन बायोलॉजिकल फोर्सेज एंड प्रेशर से वो अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। और जो अपनी जगह से फोर्स लगाने के बाद, प्रेशर लगाने के बाद अपनी जगह से क्या हो, डिस्प्लेस ना हो, उसे ही हम कहते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, है ना। तो सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड या सेमी रिजिड, लगभग रिजिड होती है। तो आप पढ़े हैं कि जब किसी रिजिड स्ट्रक्चर पे कोई प्रेशर या फोर्स डाला जाएगा तो न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे काम करता है। और वो क्या कहता है कि जिस पर आप प्रेशर डाल, जो हमने रेड कलर से एरो दिखाया हुआ है, यानी अगर मेम्ब्रेन वाल पे प्रेशर डालेगी तो वाल भी रिजिड होने के नाते मेम्ब्रेन पर उतना ही प्रेशर डालेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो प्रेशर ये वाल डालती है मेम्ब्रेन पर, वाल डालती है मेम्ब्रेन पर, वही कहलाता है वाल प्रेशर। ठीक, आई होप कि इनमें से कोई बात आपके डाउट में होनी नहीं चाहिए। फिगर ढंग से समझिए, दोनों के स्ट्रक्चर को आप ढंग से समझिए। हमने फैक्ट लिख दिया है, जैसे कह दिया सेल वॉल डेड क्यों होती है, सेल वॉल रिजिड कैसे होती है, सेल वॉल परमेबल कैसे होती है। ये सारी बातें जब साइटोलॉजी आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इसी में ढूंढना चाहिए कि व्हाई द सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, व्हाई द सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर, व्हाई द सेल वॉल इज ए परमेबल स्ट्रक्चर। इसका रीजन आपको ढूंढना चाहिए। तो जब भी वो पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आप पढ़े भी होंगे, आपको मालूम ही होगा। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने कहा लिविंग स्ट्रक्चर है, ये फ्लेक्सिबल है, ये सेलेक्टिवली परमेबल है। इन सारी बातों को जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर ढूंढना चाहिए कि व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली फ्लेक्सिबल, इसमें इंट्रूजन एक्सट्रूजन सब आसानी से होते हैं, और ये कैसे सेलेक्टिवली परमेबल है। ये सारी बातें साइटोलॉजी का सब्जेक्ट है, वहां पे देखा है, आप पढ़े होंगे या फिर जब पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में फैक्ट मैंने लिख दिया है। तो बस एक लाइन की बात है कि जो प्रेशर मेम्ब्रेन डालती है किस पर, सेल वॉल पे, वही आपका होता है टर्गर प्रेशर। और जो प्रेशर इसका उल्टा होता है, मतलब सेल वॉल डालती है मेम्ब्रेन पर, वही आपका होता है वॉल प्रेशर। सेल वाले प्रेशर क्यों डालती है, न्यूटन का तीसरा नियम आप याद रखिए, वो यही कहता है कि जब किसी रिजिड स्ट्रक्चर पर हम कोई प्रेशर डालते हैं तो वो स्ट्रक्चर भी हमारे पे पलट के उतना प्रेशर डालती है। जैसे आप किसी दीवार को दबाइए, जहां बैठे होंगे आपने क्या किया, वहीं पे दीवार को दबा के देखिए, तो दीवार क्या आपके दबाने से खिसक जा रही है, नहीं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर डालते हैं और हमारे प्रेशर डालने से, हमारे फोर्स डालने से उसमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है, उसकी पोजीशन अगर नहीं बदलती है तो हम कहेंगे क्या है, रिजिड है। ठीक ना, आपने दीवार को दबाया, दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, दीवार में कोई यहाँ पर डिस्पोजिशन नहीं हुआ, तो दीवार क्या कहलाएगी, कहलाएगी रिजिड स्ट्रक्चर है। तो अब आप न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जितने प्रेशर से आप दीवार को दबाएंगे, वॉल को प्रेस कर रहे हैं, वो वॉल भी उतने ही प्रेशर से आपको भी दबा रही है, या जितना फोर्स आप दीवार पे डाल रहे हैं उतना ही फोर्स दीवार भी आपके ऊपर डाल रही है। ठीक है ना। तो अपने को मान लिया, अगर हम मान लें कि हम जो है क्या है, मेम्ब्रेन है, और दीवार क्या है, वो सेल वॉल है,
तो हम जितना प्रेशर डाल रहे हैं दीवार पे उसी को हम क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं टर्गर प्रेशर। यानी मेम्ब्रेन जो प्रेशर डाल रही है सेल वाल पे हो गया हमारा टर्गर प्रेशर। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि उल्टे जो रिजिड स्ट्रक्चर है, जो दीवार है, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगी उतना ही। तो इस तरह से दीवार मतलब हमने सेल वाल मान लिया है, तो सेल वाल जितना प्रेशर हम पर यानी कि मेम्ब्रेन पे डाल रही है वही हमारा हो जाएगा वाल प्रेशर। ये दोनों टर्म आप ढंग से याद रखिएगा। दोनों के बारे में बात यह है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी अमाउंट दोनों का बराबर बराबर होता है। यानी अगर टर्गर प्रेशर अगर आपका 10 पास्कल का है तो वाल प्रेशर भी 10 पास्कल का ही होगा। टर्गर प्रेशर आपका अगर 100 पास्कल का है तो वाल प्रेशर भी 100 पास्कल का ही होगा। तो अंतर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। टर्गर प्रेशर की डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम, देखिए यहां से मेम्ब्रेन टू वाल। देखिए हमने रेड से दिखाया एरो यहाँ पे मेम्ब्रेन से वाल की तरफ लगती है टर्गर प्रेशर, और वाल प्रेशर किधर लगता है, वाल से मेम्ब्रेन को लगता है, नीचे लगता है। अगर मैं इसको देखो मैं लिख दूंगा जरा सा, इसको अगर लिख दिया जाए तो किधर लगता है, ये लगता है ये आपका है वाल प्रेशर, वाल प्रेशर। तो जो सेल वाल से मेम्ब्रेन की ओर लगे वो वाल प्रेशर है, और जो मेम्ब्रेन से सेल वाल को लगे क्या हमारा टर्गर प्रेशर है। दोनों आपस में बराबर बराबर होते हैं। ये बात आई होप आप समझ गए होंगे पूरी फिगर से भी और एग्जाम्पल से भी, ठीक है ना। अगर इसमें आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मैं आप लोगों की कमेंट में देख रहा हूं, बताइए। अगर इसमें टर्गर प्रेशर क्या है, वाल प्रेशर क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, अगर इसको लेके कोई डाउट आपके पास हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हम आपके कमेंट इस समय देख रहे हैं और हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, और नहीं है तो फिर आप लेस करिए, हम आगे बढ़ें। ये बताने के बाद हमको उसी को डिस्कस करना है, इस डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी का डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कैसे आते हैं, यही हम लोग को देखना है। तो डीपीडी हम पहले बता चुके हैं आपको, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पहले बता दिया था, टीपी हमने आज बता दिया। आज में डीपीडी, ओपी और टीपी का जो रिलेशन है असल में वेरी करता है, डिफरेंट कंडीशन में वेरी करता है। और वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, डिफरेंट कंडीशन में टीपी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, ओपी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, और डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी अथवा बढ़ेगी, इसी को हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं। चलिए लेते हैं हम सेल को, शायद आपको डाउट नहीं है। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक सेल है, ये हमारी सेल है, मान लीजिए। थोड़ा फिगर हम लोग बड़ी बड़ी दिखाएंगे ताकि आपको क्लियरली दिखे। और इसका हमने मान लीजिए इसका हमने वाल दिखा लिया, मेम्ब्रेन दिखा लिया हमने व्हाइट कलर से। तो मेम्ब्रेन हमने दिखा लिया व्हाइट कलर से, और हम सेल वाल हमारी बाहरी है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मान लिया आपका यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो ये मेम्ब्रेन है जिसको हमने व्हाइट से दिखाया है वाल के कांटेक्ट में है, यानी टर्गर प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपने क्या किया, इस सेल को, इस सिस्टम को आप क्या कर दिया, आपने एक सोल्यूशन में डाल दिया, और वो सोल्यूशन जो है आपका, वो मान लीजिए ये आपका सोल्यूशन जिसमें आपने डिप किया है ये आपका हाइपरटोनिक है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, आपने इसमें अपने सेल को डिप कर दिया है। तो अगर बाहर के मीडियम को आपने हाइपरटोनिक मान लिए हैं तो अंदर वाला अपने आप हाइपोटोनिक हो जाएगा। भाई हाइपर या हाइपो तो हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं ना, यानी कि सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड कंसंट्रेशन होगा, अगर उसके कंपैरिजन में बाहर का जो सोल्यूशन हमारा है अगर मोर कंसंट्रेटेड होगा तो बाहर का सोल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक। इसका मतलब होता है मोर कंसंट्रेटेड, इसका मतलब है हायर कंसंट्रेशन या मोर कंसंट्रेटेड, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और इसका मतलब हुआ कि हमारा सेल शेप कैसा है, ये हाइपोटोनिक है। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं ये हमारा हाइपोटोनिक है। अब आप खुद समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए भाई, हम सब लोग एकदम बेसिक लेवल से जानते हैं कि जब कभी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो सिस्टम्स हैं या सॉल्यूशंस हैं उसको अगर हम किसी ऐसे बाउंड्री से सेपरेट कर दें जो बाउंड्री वाटर के लिए परमिएबल हो, तो उस कंडीशन में हम सब जानते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का जो यहाँ पर वाटर होगा वो क्या करेगा, वो आएगा हाइपरटोनिक में, आएगा ना, ये बात आप जानते हैं, ठीक। इसको मैंने एनर्जेटिकली एक्सप्लेन किया था। इतनी बात जानने से सीएसआईआर का काम नहीं चलेगा भाई।
आपको जानना पड़ेगा कि इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर हाइपर में क्यों जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमने बहुत ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियोज या पिछले क्लासेस में। तो अगर आपने, हम थोड़ा सा हालांकि हिंट आज यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर उसको नहीं अभी देखा है तो पिछले सारे वीडियोज आपके पास, उसका एक्सेस आपके पास ही है, आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी सोल्यूशन कंसंट्रेशन लोअर। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक। हाइपो का वाटर हाइपर में जाता है, इससे काम नहीं चलेगा, ये सीएसआर का लेवल नहीं है। आपको रीजन जानना पड़ेगा कि हाइपो का वाटर हाइपर में क्यों जाता है। तो रीजन ये है, ध्यान दीजिएगा, कि जहां पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होता है वहां सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई होता है। ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मान लीजिए मैं सिंपल सी बात कहूं, अगर हमको मान लीजिए कि अगर हमको बड़ा ही हल्का शरबत बनाना है, ठीक, 1 लीटर पानी में चीनी का शरबत बनाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको हल्का यानी कि डाइल्यूट बनाना है, हाइपोटोनिक बनाना है, हम क्या करेंगे, वहां पे सल्यूट की मात्रा क्या हमारी होगी, कम होगी, और सॉल्वेंट की मात्रा पानी ज्यादा होगी, तो आपका हल्का शरबत बनेगा। शरबत मतलब सोल्यूशन होता है, और क्या होता है। और अगर आपको गाढ़ा बनाना है तब क्या करेंगे, और वॉल्यूम आपका 1 ही लीटर है, तब क्या समझेंगे कि तब आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में ज्यादा आप सल्यूट अपना मिलाएंगे। तो यहां से एक कंक्लूजन आप खुद ड्रा कर सकते हैं, आप सबने देखा है इसको, कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और जहां पे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है वहां पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई होता है। तो मैंने बताया था आपको, यहां पर हो जाएगा हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब हमारा वाटर, इसलिए मैं यहां पर वाटर लिख दे रहा हूं। उल्टा होता है कि अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर होगा तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वहां पे हमेशा हाई होता है। अब मैं सॉल्वेंट की बात ही क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जिसको मूव करना है उसी के एनर्जी के बारे में सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी भी लेवल का कितना भी इंट्रिकेटेड, कितना भी घुमावदार क्वेश्चन पूछ ले और हम ना फंसे, तो उसमें एक मेरी बात समझिए, जिसका मूवमेंट दिखेगा, हम लोग मूवमेंट डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे। आप देखिए आज आपने फ्लो मूवमेंट्स पढ़ेंगे, सैल्यूट मूवमेंट पढ़ेंगे, ढेर सारा पढ़ेंगे आप लोग। उसका एक लाइन का सीक्रेट याद करिए। अरे भाई अगर ये बताओ, हम कह रहे हैं किसी को रेस में जीतना है, तो उस रेस में जो भाग ले रहा है, जिसको दौड़ना है, हम उसकी एनर्जी के बारे में सोचें कि जो उसको देख के ताली बजाने वाले हैं उनके बारे में सोचें। ताली बजाने वाले रेस नहीं जिताएंगे। हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति का, कि कोई लड़का, मैं आप लोग कोई रेस में भाग ले रहा है, ठीक है, हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन अगर खुद मेरी स्टेमिना अधिक है, खुद मेरा प्रैक्टिस अधिक है, मैं अगर तेज दौड़ता हूं तो मैं रेस दौड़ जाऊं, मतलब जीत जाऊंगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, जिसका मूवमेंट होना है आप उसके बारे में सोचिए। मूवमेंट किसका होना है, वाटर का होना है, तो वाटर के कंसंट्रेशन के बारे में सोचिए, वाटर के एनर्जी के बारे में सोचिए, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि सोल्यूशन का मूवमेंट नहीं होता है। क्या आप पढ़े कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में सोल्यूशन जाता है, नहीं जाता है भाई, नहीं जाता है। कौन जाएगा यहाँ पे, वाटर जाएगा। अब वाटर का मूवमेंट कराना है, तो जिसका मूवमेंट कराना है आप उसी के कंसंट्रेशन के बारे में सोचिए। और क्यों सोचना है कि ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होता है क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एनर्जी के होता है। ये बात मैंने बताया है। थोड़ा सा आप इसमें फिजिकल केमिस्ट्री लगाइए अगर बात करनी है सीएसआईआर लेवल की। तो कंसंट्रेशन में क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि कंसंट्रेशन की मदद से मैं एनर्जी पता कर लूंगा। और मूवमेंट हमेशा याद रखिएगा, मूवमेंट हमेशा हायर एनर्जी वाले सिस्टम से लोअर की तरफ होता है, ठीक। तो मुझे किसका मूवमेंट कराना है, मुझे वाटर का मूवमेंट कराना है। तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी ढूंढनी है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो वाटर है उसकी एनर्जी ज्यादा है, कि हाइपरटोनिक में जो वाटर है उसकी एनर्जी ज्यादा है। वाटर, दोनों जगह वाटर है, एक बार हाइपोटोनिक में वाटर है और एक बार हाइपरटोनिक में वाटर है। वाटर का मूवमेंट देखना है, ठीक। तो आप देखिए कि सेल के अंदर वाटर है वो ज्यादा एनर्जी वाला है, कि बाहर का जो मीडियम है वहां के वाटर में ज्यादा एनर्जी है। याद रखिएगा, हमेशा वाटर जो होता है अपने अधिक एनर्जी वाली जगह से कम वाले की तरफ जाता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। अगर पैसिव मूवमेंट होना, अगर डिफ्यूजन होना है, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे कि हमको वाटर का मूवमेंट दिखाना है, तो हमें वाटर की एनर्जी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वाटर की एनर्जी कहां से मिलेगी, तो वाटर के कंसंट्रेशन से मिलेगी।
यानी जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई वहां वाटर की एनर्जी भी हाई। अब वाटर का कंसंट्रेशन कहां पर हाई होगा, तो जहां पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होगा। समझिए जरा सा, सोल्यूशन और वाटर के कंसंट्रेशन में उल्टा संबंध होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। तो जहां पे सोल्यूशन कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक मतलब लोअर कंसंट्रेशन, वहां का वाटर हो जाएगा ज्यादा कंसंट्रेशन वाला, और जहां का वाटर कंसंट्रेशन हाई वहां वाटर की एनर्जी हाई। तो इससे अब आप कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर क्या होता है, ज्यादा एनर्जी वाला होता है, फ्री एनर्जी वाला, और हाइपरटोनिक में वाटर की एनर्जी कम होती है। इसीलिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन का वाटर या सिस्टम का वाटर हाइपरटोनिक में जाता है। तो ये बात मैंने पहले ही बताया था, जो लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए हमने बात को दोहरा भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। ये आपका लेवल है। खाली ये कह देना कि हाइपोटोनिक का वाटर हाइपरटोनिक में जाता है, ये तो कक्षा 9 वाले भी जानते हैं। तो ये आपका लेवल, हमारा लेवल नहीं। हमारा लेवल ये है कि व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम सिस्टम विथ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का वाटर हाइपर में ही क्यों जाता है, इसका उल्टा क्यों नहीं होता। ये आपका लेवल था, मैंने रिवाइज कर दिया। अब देखिए हमने क्या मान लिया है कि हमने सेल को कहां रख दिया है, हाइपरटोनिक मीडियम में रखा है। यानी हमारा अगर मैं हेडिंग डालना चाहूँ तो मैं क्या डालूंगा, मैं डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी का वो फॉर्म देखना चाहते हैं जब हम सेल को कहां डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो पहली कंडीशन हमारी है क्या, व्हेन सेल इज प्लेस्ड, सेल को हमने कहां रख दिया, इज प्लेस्ड इन किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक मीडियम। हमने हाइपरटोनिक मीडियम में सेल को रखा हुआ है। इस कंडीशन में ये डीपीडी ओपी और टीपी की जो वैल्यू है कैसे कैसे वेरी करेगी, और फाइनली हमारा जो इक्वेशन है वो किस शेप को या किस फॉर्म को एज्यूम करेगा। तो एक बात हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप इसको हाइपरटोनिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगी, सेल का वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, और सेल के वाटर को बाहर निकलना ही तो हम कहते हैं एक्सॉस्मोसिस। यानी यहां पर क्या होगी, एक्सॉस्मोसिस होगी। ठीक, एक्सॉस्मोसिस होगी तो वाटर बाहर निकलेगा, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, श्रिंक करेगा, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ेगा आपका। ठीक, और जब प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ेगा तो मेम्ब्रेन द्वारा वॉल पे डाला गया प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अरे भाई जब ये अंदर जब इनवर्ड पुल होगी तो क्या जिस प्रेशर से पहले मेम्ब्रेन ने वॉल को दबाया था, क्या उसी प्रेशर से अब दबाएगी, अब तो प्रेशर कम होगा ना। यानी जैसे जैसे वाटर निकलेगा लगातार हमारा प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, और प्रोटोप्लाज्म जो हमारा श्रिंक करेगा, इनवर्ड पुल करेगा, तो मेम्ब्रेन द्वारा वॉल पे डाला गया प्रेशर टीपी भी हमारा घटेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फॉर्म को लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, हमने कहा कि वाटर निकल रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हमारे पास इक्वेशन है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ठीक, हमने क्या कर रखा है, हमने सेल को डाल रखा है किसमें, सेल को हमने सेल इन हाइपरटोनिक मीडियम, हमने हाइपरटोनिक मीडियम में सेल को डाल रखा है। यहीं पर अब सोचना है कि आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए क्या होगा, अभी दिखाया गया कि अगर हाइपरटोनिक में सेल को डाल, मैंने दिखाया आपको क्या होगी, वाटर बाहर निकलेगा, यानी यहां पर होगी एक्सॉस्मोसिस, पहला पॉइंट। यहां पर होगा क्या, पहले क्या होगा, एक्सॉस्मोसिस होगी, बाहर निकलेगा वाटर आपका, एक्सॉस्मोसिस। जब एक्सॉस्मोसिस होगी, वाटर बाहर निकलेगा सेल का, तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, प्रोटोप्लाज्म आपका सिकुड़ेगा। तो उस प्रोटोप्लाज्म के सिकुड़ने को ही हम कहते हैं क्या, डी, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस। ध्यान दीजिएगा, जब वाटर सेल से बाहर निकलेगा, प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम घटेगा, प्रोटोप्लाज्म हमारा सिकुड़ेगा, तो प्रोटोप्लाज्म के सिकुड़ने का ही नाम क्या है, प्लाज्मोलिसिस। यानी यहां पर आगे होने वाली है प्लाज्मो, ढेर सारे टर्म मिलेंगे इसमें आपको, यहां पर होगी प्लाज्मोलिसिस, ये होगी। अब बताइए, जब वाटर बाहर निकलेगा, प्रोटोप्लाज्म हमारा सिकुड़ेगा, तो जिस प्रेशर से पहले हमारी मेम्ब्रेन वॉल को दबा रही थी, क्या उसी प्रेशर से भी दबाएगी, नहीं, अब प्रेशर घटेगा। यानी ऐसे कंडीशन में टीपी क्या होगा, घटेगा। यानी जब एक्सॉस्मोसिस होती है, जब वाटर बाहर निकलता है, तो टर्गर प्रेशर घटता है। ठीक, ये घटेगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, टर्गर प्रेशर जब घटता है, एक बात समझिए, सेल होती कितनी बड़ी है भाई, प्लांट सेल इतनी बड़ी होती है कि आंख से दिखाई भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो जब सेल ही आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, उसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, पूरा सेल, सारे सेल कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें वाटर कितना रहता होगा, सोचिए जरा सा।
इसका मतलब कि सेल बहुत ही छोटे साइज की है, उसका डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल सब भरे पड़े हुए हैं, तो यानी उसमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में वाटर होता है। तो वाटर निकलने का मतलब वाटर आने नहीं कि आपने ढेर सारा पानी उड़ेल दिया, पूरा ट्यूबवेल खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ए फ्रैक्शन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ही वहां से बाहर निकलता है और फ्रैक्शन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ही वहां पे अंदर आता है। तो इतना थोड़ा थोड़ा वाटर आने जाने से एक बात देखेगा कि सेल में सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता, क्योंकि सेल एक बड़ी छोटी सी स्ट्रक्चर है। उसी छोटे से स्ट्रक्चर में उसका पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, सारा जेनेटिक मटेरियल है, सारे सेल ऑर्गेनेल भरे हुए हैं, उसी के अंदर आप जानते हैं वैक्यूल भी है। तब बताइए कि कितना वाटर उसके अंदर होगा भाई। तो इस तरह से जो हम वाटर कह रहे हैं, एक सांस में वाटर बाहर निकलेगा, एंड सांस में वाटर अंदर आएगा, क्या पूरा पूरा ढेर सारा पानी अंदर बाहर जा रहा होगा? नहीं, बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी का बाहर जाता है तो अंदर आता है। ठीक, और उतने वाटर के मूवमेंट से याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या कह लीजिए कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलता है। याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर को आप मोरालेस कांस्टेंट मानिएगा। ठीक, अब जरा सोचिए, अब मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हुई, टर्गर प्रेशर घटेगा, और जब टर्गर प्रेशर घटेगा तब थोड़ा सा मैथ लगाइए कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, देख रहे हैं ना। तो जब जिसको हम घटा रहे हैं वो चीज हमारी कम होती जा रही है, तो उस कंडीशन में डीपीटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी ना, डीपीटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, सपोज करिए आपको घर से, सपोज करिए कि मान हम कह रहे हैं कि हमको घर से मान लीजिए 5,000 रुपया महीना मिलता है, इतना हमको ₹5,000 मान लीजिए हमको मिलते हैं हर महीने। ठीक, इसमें से मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 3,000 रुपया हर महीने हम खर्च कर देते हैं। ₹3,000 हमारा पर मंथ जो है, ये हमारा क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्च कर दिया हमने, ये हमारा खर्च है। तो हमारी सेविंग कितनी हो गई? अगर मुझे सेविंग अगर पता करना हो अपनी, तो सेविंग मान ली हम उठा के बैंक में डाल रहे हो चाहे बचा रहे हो, तो हमारी इस डाटा के हिसाब से हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? हमारी सेविंग हो जाएगी 5,000 मिला, 3,000 खर्च कर दिया, 2,000 बचा, यानी कि हमारी जो बचत है वो 2,000 रुपए पर मंथ होगी। यही होगी, ये हमारी बचत है। ये डाटा है कि हमको क्या मिला, हमारे पास जो इनपुट है, जो रिसीव्ड मनी है, जो हमने रिसीव किया, जो हमको मिला, वो है 5,000 रुपया प्रतिमाह हर महीने। हमारा जो खर्च है वो क्या है? 3,000 रुपया महीना। तो 5,000 हर महीने हम पा रहे हैं, 3,000 हम खर्च कर दे रहे हैं, तो बचा कितना हमारा? 2,000। यही ना, ये हमारा हुआ। अच्छा, अब देखिए जो आप यहां पर खर्च कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं ना, यही आपका यहाँ पे टीपी है, यही आपका टीपी है। और जो 5,000 रुपया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो 5,000 रुपया आप यहाँ पर पा रहे हैं हर महीना, फिक्स है। ये तो फिक्स है, आपके घर वाले दे रहे हैं। ये आपका क्या है? आपका असल में आपका ओपी है, इसको आप ओपी मानिएगा, है ना। जो हमको मान लीजिए हमको फिक्स कर दिया हमारे पेरेंट्स ने, गार्जियन ने, कि तुम्हें 5,000 महीना दिया जाएगा, तो जो फिक्स अमाउंट है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। जितना हम खर्च करते हैं यही हमारा, समझिए यही हमारा टारगेट प्रेशर है, टीपी है। और जो हम बचत कर रहे हैं यही हमारा डीपीडी है, ध्यान दिए, यही हमारा डीपीडी है, यही हमारा डीपीडी है। एडी जो बच गया वही हमारा डीपीडी है। जो हमको निश्चित अमाउंट मिल रहा है हर महीने हमारे पेरेंट्स से, गार्जियन से, उसको आप अपना ओपी मानिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना पैसा आप हर महीने खर्च कर दे रहे हैं वही आपका टारगेट प्रेशर मानिएगा। और खर्च करने के बाद जितना आपका बचा, हमारे एग्जांपल में 2,000, वही आपका डिविजन प्रेशर है। अब मैं क्या कह रहा हूं, टीपी अगर घटता जाए, टीपी घटता जाए, यानी अगर आप अपना खर्च घटा लिए, सपोज करिए आपने अपना खर्च 3,000 से घटा के 2,000 महीना कर दिया। अगर ये 2,000 रुपया महीना अगर ये हो जाए खर्च, और मिलने वाला पैसा आपका 5,000 ही रहे, तो बताइए आपकी जो सेविंग, जिसको हम डीपीडी कर रहे हैं, बढ़ नहीं जाएगा? अरे भाई 5,000 मिला, हमने खाली 2,000 खर्च किया। क्यों 2,000 किया? हमने अपना खर्च हमने घटा दिया। 3,000 पहले महीना खर्च करें, 2,000 खाली हम खर्च करेंगे, तो हमारा बचत कितना हो गया? 5,000 माइनस 2,000, यानी 3,000 यहाँ पर हो गया। यानी डीपीडी क्या हो गई? बढ़ गई। ध्यान दीजिए आपका। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिए, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। कि आप इमेजिन कर लीजिए, अपने को इमेजिन कर लीजिए, भाई इतना 1,000 रुपया हमको हर महीने हमारे पेरेंट्स, गार्जियन देते हैं, उसमें से देखिए
मतलब भलाई इसी में है हम सब की, कि जितना भी हमको हमारा इनकम हो थोड़ा सा बचा के रख लिया जाए, है ना। आप लोग भी शायद करते ही होंगे। अब कुछ लोग तो हो सकता है कर्ज में आ जाते हों, 5,000 मिलता है 6,000 खर्च कर दिए। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आइडियल सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि जितना पैसा हमको मिलता है हम उसमें से कुछ न कुछ हर महीने बचा लेते हैं, और हर महीने कुछ न कुछ बचा लेंगे तभी हो पाएगा जब जितना हम पाएं उससे कम हम खर्च करें। हमने एक आइडियल कंडीशन हमने माना है। अब आप क्या करते हैं आप जानो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमने आइडियल माना कि 5,000 रुपये हमको हर महीने मिलता है, हम 3,000 महीने उसमें से खर्च कर देते हैं और 2,000 हम बचा लेते हैं। मैंने कहा कि जो आपको कांस्टेंट अमाउंट आपके घर से मिल रहा है उसको आप थोड़े समय के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए, ठीक। फिर आप जो पैसा खर्च करते हैं उसको आप टर्गर प्रेशर मान लीजिए। तो इस तरह से हमारा खर्च करने के बाद जो हमारा बचा वही हमारा डीपीडी है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि किसी तरीके से किसी कारण से हमने अपना खर्च कम कर दिया, हमने यहाँ पे 3,000 हमने 2,000 खर्च किया, तो हमने जब खर्च कम कर दिया और हमको जो पैसा मिल रहा है वो 5,000 ही मिल रहा है, तो ऐसे हमारी सेविंग क्या बढ़ नहीं जाएगी। आप देखिए 5,000 माइनस 2,000, अब ये बढ़ के 3,000 हो जाएगी, ध्यान दीजिए 3,000 हो जाएगी प्रति मंथ, है ना। तो बस यही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेल का बदलता नहीं है, वो जितना है उतना ही रहेगा। बदलती क्या चीज है, बदलता है टर्गर प्रेशर और बदलता है डीपीडी, ठीक। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब आपका ये बदलने वाला है नहीं, क्या बदलेगा, टीपी बदलेगा और डीपीडी बदलेगा। तो जब आप टीपी को घटा देंगे यानी खर्च अगर कम हो जाएगा तो बचत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप ये बात मेरी बात ढंग से समझ गए होंगे कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने इसको कर दिया कांस्टेंट। अगर आप टीपी की वैल्यू घटाएंगे तो डीपीडी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मेरी बात से आप एग्री होंगे, समझ गए होंगे। तो जैसे जैसे सेल से एक्स ऑस्मोसिस होगी, जैसे जैसे यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, लगातार वहां पे प्लाज्मोलिसिस होगी, है ना, मतलब प्रोटॉन हमारा सिकुड़ेगा, लगातार टीपी की वैल्यू घटेगी तो डीपीडी लगातार यहाँ पर बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा सेल के फिगर पे जाते हैं, मेरी बात समझिए। अगर लगातार वहां पे एक्स ऑस्मोसिस होगी तो होगा क्या, एक कंडीशन जरा देखिए जैसा, ये मान लीजिए आपकी ये सेल वाल है, ये है सेल वाल, है ना। तो जनरली क्या होता है, सेल वाल के बिल्कुल कांटेक्ट में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए मैं सटाक बना रहा हूं इस बार फिगर। अगर सेल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो मेम्ब्रेन वाल से बिल्कुल सटी होती है। लेकिन अगर लगातार एक्स ऑस्मोसिस हो रही तो होगा क्या, अब कुछ जगहों पे क्या दिखेगा कि ये मेम्ब्रेन वाल से दूर हो रही है। देखिए यहां मैंने दूर कर दिया, है ना, ये हमने यहाँ पे दूर कर दिया, यहाँ देखिए दूर हमने कर दिया यहाँ पे। तो अगर आपको लगे कि कुछ जगहों पर जो मेम्ब्रेन है वाल से दूर हट रही है, ये देखिएगा, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा दूर हटा दिया, यहाँ दूर हटा दिया, ठीक। तो जब आपको पहली बार ये दिखे सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे वॉच करने पर कि मेम्ब्रेन जो बिल्कुल सटी हुई थी सेल वाल से कुछ जगहों पर देखिए दूर हट रही है। दूर क्यों हट रही है, असल में प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ रहा है, और प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ने से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन जो है जितना प्रेशर से पहले वाल को दबा रही थी उससे कम प्रेशर दबा रही है। लगातार यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हो रही, देखिए ऐसा वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है, लगातार यहाँ पे वाटर हमारा बाहर निकल रहा है, लगातार बाहर निकल रहा है। कहाँ जा रहा है, बाहर के मीडियम में जा रहा है। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ देखिए कुछ जगहों पर मेम्ब्रेन का वाल से कांटेक्ट टूटना शुरू हो गया, उसी को हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इसे कहते हैं इंसिपिएंट या इनिशियल प्लाज्मोलिसिस। टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट, ये इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है। फिगर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए भाई हम लोग लाइफ साइंस वाले लोग हैं, फिगर पे ज्यादा ध्यान दिया करिए आप लोग, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर देखिए येलो कलर से हमने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, व्हाइट से बनाया है सेल वाल को। आप जानते हैं बाहर सेल वाल, अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने मेम्ब्रेन को वाल से अलग कर दिया। तो जैसे ही पहली साइन, एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर भले ही मार्कर और ब्लैक बोर्ड से चाहे कॉपी और पेन से हम सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, लेकिन क्या हमारा सब्जेक्ट कॉपी पेन और ब्लैक बोर्ड मार्कर से पढ़ने वाला है, नहीं है। आप जानते हैं रियल में साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। वो रियल में सेल लेते हैं, रियल में सेल को हाइपरटॉनिक मीडियम में डालते हैं,
उसको माइक्रोस्कोप के नीचे वॉच करते हैं और उनको सब कुछ दिखाई देता है। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सोचिए कि वो सारी बातें क्या हो रही हैं, ठीक है ना, हो रही हैं, और रियल में उसको वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और जब आपको लगे कि नहीं देखिए अलग हो रही है, तो हम कहेंगे यही हमारे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है ना, यही हमारी है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। ठीक, प्रारंभ हुआ है अभी। अब अगर ये काम कंटिन्यू रहा, अगर एक्स ऑस्मोसिस लगातार होती रही, तो फिर क्या दिखाई पड़ेगा, अन्य जगहों पर भी मेम्ब्रेन वाल से हटने लगेगी। अगर ये कंटिन्यू होता रहा, ध्यान दीजिए, तो मैं छोटा सा फिगर दिखा लूं यहाँ पे। अंत में कैसा होगा कि लगातार वाटर का अगर लॉस होता रहा तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तब आपको ये फिगर मिल जाएगी कि पता चला थोड़ा जगह कम है तो मेरी फिगर थोड़ी छोटी होगी, ध्यान दीजिएगा। हालांकि वही सेल है यहाँ पे, तो सेल को छोटा मत करिएगा, सेल वही है, जगह कम है तो मैं छोटा कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी सेल वाल हो गई। और अंत में क्या हो जाएगा कि मेम्ब्रेन हर जगह से सेल वाल से अपना संबंध तोड़ लेगी, बिल्कुल सिकुड़ के अंदर आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो आपकी मेम्ब्रेन है, पता चला कि वो बस ऐसे है, हर जगह पे इससे अलग हो गई, सेल से संबंध टूट गया, देखिए आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया ये। ठीक, तो जब आपको लगे कि भाई अब मेम्ब्रेन कहीं भी सेल वाल के कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट टूट चुका है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, अब जो फिगर है हमारी वो कहलाएगी फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये कहलाएगी फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये जो कंडीशन है वो कहलाती है टर्मिनल प्लाज्मोलिसिस। जहां पर आपने पहला साइन, पहला आपने फिगर देखा कि सेल वाल से मेम्ब्रेन दूर हो रही है, ठीक है ना, पहली बार हमको दिखाई दिया माइक्रोस्कोप नीचे, हम कहेंगे हमारे इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है। लगातार आप सेल को उसी हाइपरटोनिक मीडियम में डाले रहने, छोड़ दीजिए, लगातार वाटर बाहर निकलता रहेगा, लगातार एक्सॉस्मोसिस आपकी होती रहेगी, और लगातार ये काम होता रहेगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस जो टीपी था, इसमें लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होता रहेगा कि टीपी की वैल्यू लगातार घटती रहेगी और डीपीडी लगातार बढ़ता रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ऑस्मोसिस होगी लगातार टीपी की वैल्यू घटती जाएगी और डीपीटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अंत में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जबकि ये मेम्ब्रेन सेल वाल से पूरे डिटैच हो गई, और उसको हम कहते हैं, अल्टीमेटली उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल प्लाज्मोलिसिस। वो कहलाती है क्या, टर्मिनल प्लाज्मोलिसिस, टर्मिनल प्लाज्मोलिसिस से कहलाती है, प्लाज्मोलिसिस कहलाती है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जितना वाटर निकलना था निकल चुका है, अब वाटर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिए, ये टीपी की वैल्यू लगातार, देखिए जैसे जैसे एक्सॉस्मोसिस होगी, जैसे जैसे वाटर बाहर जाएगा, लगातार टीपी घटता जाएगा, डीपी बढ़ता जाएगा। अंत में जो टर्गर प्रेशर है, जब इस सेल वाल, ध्यान दीजिए, हमारा व्हाइट कलर वाला सेल वाल है और ये येलो कलर वाला हमारा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। जब इनका कांटेक्ट टूट जाएगा तो उस कंडीशन में अब बताइए कि क्या सेल वाल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या वाल के कांटेक्ट में है। अरे भाई मान लीजिए मैं जोर से ब्लैक बोर्ड को दबा रहा हूं, अपने जोर से दबा रहा हूं, फिर मैंने प्रेशर कम किया, अब करते करते आप क्या करिए, अपने पाम को, अपने हथेली को आप क्या करिए, बोर्ड से हटा लीजिए। तो अगर हटा लेंगे, कांटेक्ट अगर रहेगा ही नहीं, तो क्या प्रेशर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यही वो कंडीशन है, मेम्ब्रेन पहले सेल वाल से चिपकी हुई थी, जोर से दबा रही थी, अब क्या कहा, मेम्ब्रेन हट गई, दूर हो गई, अब कांटेक्ट रहा ही नहीं। तो उस कंडीशन में जब मेम्ब्रेन वाल के कांटेक्ट में है ही नहीं है, तो क्या प्रेशर डाल पाएगी, नहीं डाल पाएगी। यानी मेम्ब्रेन द्वारा वाल पे डाला गया प्रेशर, यानी जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, वो घटते घटते जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, इस टर्मिनल प्लाज्मोलिसिस के कंडीशन में आपका जो मेम्ब्रेन जब सेल वाल से बिल्कुल डिटैच हो जाएगी, ढेर सारा पानी बाहर निकल चुका होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो चुका होगा, उस कंडीशन में टर्गर प्रेशर घटते घटते कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात आप करिए, देखिए, तो आपने क्या कहा कि हमारा इक्वेशन है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। आप कह रहे हैं क्या कि लगातार जैसे जैसे एक्सॉस्मोसिस हो रही है, टीपी की वैल्यू लगातार घटती जा रही है, डीपीडी लगातार बढ़ती जाएगी। अब देखिए,
टीपी की वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगा, टीपी मिनिमम हो जाएगा। टीपी कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। घटते घटते शून्य हो गया, 0 हो गया। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, मतलब 0। ये 0 हो गया। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, अब आपका डीपीडी इक्वल टू हो जाएगा ओपी। और जब डीपीडी की वैल्यू ओपी के बराबर हो जाए, ध्यान दीजिए, यही डीपीडी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यही हमारी डीपीडी की क्या है, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यानी डीपीडी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये जो डीपीडी है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इक्वल टू ओपी ही होती है, ओपी के बराबर होती है। ये बात याद रखिए, इसको डीपीडी मैक्स कहा जाता है, डीपीडी मैक्स, ठीक है ना। तो डीपीडी मैक्स ए ओपी हो गया। अब देखिए ऐसा, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन था डीपी की इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, वो बदल के क्या देखिए, अभी ये बदल के आप ऐसा हो गया, ठीक। और वो कंडीशन जिसमें कि टीपी वैल्यू घटते घटते 0 हो जाए, डीपीडी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर ले और बढ़ के ओपी के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इसी कंडीशन में जो सेल होती है, ये सेल कहलाती है फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड, फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, इसे कहते हैं फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड, या एक और नाम है फ्लैसिड। ये सेल हो गई आपकी फुल्ली फ्लैसिड, फुल्ली। अब देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा, फॉर फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड द वैल्यू ऑफ डीपीडी इज मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। डीपीडी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वैल्यू ऑफ टीपी क्या होती है, मिनिमम, 0 हो जाती है, ठीक। और स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, डीपीडी इक्वल टू ओपी नॉट माइनस टीपी। तो फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टीपी की वैल्यू घट के मिनिमम यानी 0 हो जाती है, डीपीडी की वैल्यू बढ़ करके मैक्सिमम यानी ओपी के बराबर हो जाती है। और जो आपका स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी है, ये बदल के हो जाता है डीपीडी इक्वल टू ओपी, ठीक है ना। एक बात और, डीपीडी ही वो प्रेशर है जिसके नाते सेल के अंदर वाटर आता है, सेल के अंदर वाटर आता है। अब बताइए, जब आपने कहा एक्सास्मोसिस हो रही है, लगातार पानी बाहर निकल रहा है, तो लगातार जब एक्सास्मोसिस हो रही है तो डीपीटी की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। यानी ऐसे वाटर तो निकल रहा है, अभी तो निकल रहा है, लेकिन पानी लेने की क्षमता जो सेल की वो बढ़ रही है। और इस स्पेशल कंडीशन में जब टीपी आपका 0 हो जाएगा, डीपीडी मतलब वाटर इनटेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल, या इसको कहते हैं वाटर सकिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल, जब ये बढ़ के मैक्सिमम हो जाए, ध्यान दीजिएगा, यानी जब सेल आपकी कहलाई रही है फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड कहलाई जा रही है, फुल्ली फ्लैसिड कह रही है, जब डीपीडी बढ़ के मैक्सिमम हो गया, ओपी के बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा, डीपीडी को मैं क्या कह रहा हूं, वाटर इनटेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल, वाटर सकिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल। जब वाटर सकिंग कैपेसिटी सेल अपने मैक्सिमम क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, तो क्या अब आपको लग रहा है कि क्या अब सेल से वाटर बाहर जा पाएगा, नहीं जाएगा। अब बिल्कुल आपकी एक्स में क्या बिल्कुल रुक जाएगी। हम क्या कह सकते हैं, एक्सॉस्मोसिस इज स्टॉप्ड। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। बात सीएसआईआर की हो रही है, आपको लगना चाहिए कि हाँ लेवल हमारा है क्या। शुरुआत कहां से क्या किया, यही कहा था ना कि हाइपोटोनिक का वाटर हाइपर में जाएगा, उतने से आपका काम नहीं चलने वाला। वो तो आपको शुरू करने का भी लेवल नहीं है, शुरू करने का भी लेवल है कि जहां पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वहां पर वाटर की एनर्जी हाई है, ठीक। जहां पर हाइपरटोनिक है वहां वाटर की एनर्जी लो है, और इसलिए हाई का वाटर हाई एनर्जी वाला वाटर लोअर में आ रही है। ये आपका बिगिनिंग लेवल है। अगर ये भी आपका लेवल नहीं है तो फिर आप इंटर की बुक पढ़िए, और तब वहां से आपको मिलेगा हाइपो का वाटर हाइपर में जाता है, तब और नीचे जाइए, वहां से फिर अपने कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पर आइए, और तब वहां से उठ करके फिर इस लेवल पर आइए। ये आपका लेवल है भाई, ठीक ना। तो सीएसआईआर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम इंडिया में इससे हाई लेवल का कोई एग्जाम नहीं होता। आप सब जानते हैं कि एमएससी से बड़ी कोई क्लास, रेगुलर क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं चलती। पीएचडी और डीएससी में आप जानते हैं क्लास नहीं चलता, वहां रिसर्च किया जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी अपने एक्सपर्ट या गाइड के प्रेजेंस में। वो सबसे ऊंचा लेवल जहां पर रेगुलर क्लास चलता है, हम स्टूडेंट रियल में होते हैं, हमारे सामने प्रोफेसर का लेक्चर होता है, वो एमएससी होती है।
और आप जानते हैं आपके CSIR का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, MSc है। इसलिए भैया अपना लेवल ढंग से आप लोग समझे रहिए और उसी लेवल से लेक्चर की बात करिए। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज आपके लेवल से डिस्कस की जाएगी तो थोड़ा सा भाई टेढ़ा होगा, सीधी सीधी बात है। अगर आप CSIR लेवल की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आपका उठेगा, लेवल उठेगा, तो थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा टेढ़ा होगा। आपको बात को ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई सुपरफिशियल लेवल पढ़ा दे, आपको लगे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा, सब समझ गए, तो अगर सब समझ गए भैया तो आपने कितना समझा, जिस दिन बैठेंगे CSIR के एग्जाम में ना, सारा पोल खुल जाएगा। जिसने आपको पढ़ाया उसका भी पोल खुल जाएगा, कितना उसने पढ़ाया और कितना आप पढ़े, आपका भी पोल खुल जाएगा। तो हम आपको कुछ दिन तक खाली मूर्ख बना सकते हैं, सुपरफिशियल लेवल पढ़ा करके आपको हम तब तक सेटिस्फाई कर सकते जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं गए हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, पेपर आपके सामने आएगा, पेपर आप खोलेंगे, सारा भेद सामने आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना पढ़ाया गया और कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम हमारे जैसे व्यक्ति से आप ये उम्मीद करिए कि हम आपको CSIR लेवल से पढ़ाएंगे। हाँ, लेवल हम नीचे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आप लोग अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिएगा, हम आपकी बात को ढंग से सुनेंगे, समझेंगे और जितना भी नीचे आप जाने के लिए कहेंगे हम नीचे जाके बात आपसे शुरू करेंगे। लेकिन उठते उठते कहाँ तक जाना है, हमारे पास आइडियल है, हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए कि भाई हमारे इस टॉपिक से इस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उस लेवल तक तो उठना ही पड़ेगा। और जब उस लेवल पे उठ के बात करेंगे तो लेवल आप जानते हैं इंडिया के हिसाब से हाईएस्ट है, और उस हाईएस्ट लेवल पर जब जाएंगे तो थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत भी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन हम उसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट होगा तो क्रॉस क्वेश्चन करिए, अपने कमेंट लिखिए, उसको हम फिर दोबारा बताएंगे। तो हमसे आप उम्मीद ये करिए कि हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे आपका लेवल जो होगा CSIR का रखा जाएगा। हाँ, शुरू करने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए हमने जो क्लास शुरू किया था बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, इसलिए ज़्यादा टाइम भी लगा। तो बेसिक से शुरू करेंगे, पहुंचाएंगे आपको आपके लेवल पर, और तब आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस दिन आप असेसमेंट करिएगा कि साइंस वर्ल्ड में जो क्लास पढ़ाई गई वो क्लास का लेवल क्या इस लायक था कि आज हम CSIR का जब पेपर खोल रहे हैं तो क्या ये पेपर हमको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कम से कम क्वेश्चन को हम क्रैक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो बस वो दिन भी आएगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने आपका पेपर होगा और उसी दिन हम सबका असेसमेंट हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही आपसे बात करेंगे, तो भाई लेवल तो अपना रहेगा। ध्यान दीजिए कि हमने क्या कहा कि इस समय जबकि आप कह रहे हैं कि टीपी घट के मिनिमम हो चुकी है, डीपीडी बढ़ के मैक्सिमम हो चुका है, टीपी की वैल्यू घट के 0 हो गई है, डीपीडी की वैल्यू बढ़कर के ओपी के बराबर हो गई है, जिस समय सेल को हम फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड कह रहे हैं, फुल्ली फ्लैसिड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, डीपीडी वास्तव में क्या है, मेजर ऑफ वाटर टेकिंग इन कैपेसिटी है। कोई सेल वाटर जो लेती है, जिसको वाटर का सक करना आप कह सकते हैं, उसका डीपीडी मेजरमेंट है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो डीपीडी जब मैक्सिमम हो गया, यानी वाटर लेने की क्षमता जब अधिकतम हो गई, तो जब वाटर लेने की क्षमता हमारी अधिक हो गई तो क्या हमसे कोई वाटर छीन लेगा? क्या वाटर बाहर जा सकता? बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी जो एक्स ऑस्मोसिस चल रही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब यानी अब क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस विल बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। एक्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप्ड। यहाँ पर कोई एक्स ऑस्मोसिस अब नहीं होगी। तो इस टर्मिनल पॉइंट को आप ढंग से समझ के याद रखिए। पहले तो आप याद कर लीजिए क्या कि फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में डीपीडी की वैल्यू क्या होती है। इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप कहेंगे मैक्सिमम होती है। वो वैल्यू किसके बराबर होती है तो आप कहेंगे ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होती है। फिर अगली बात, फुल्ली प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है तो आप कहेंगे मिनिमम होती है। वो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आप कहेंगे 0 होती है। सारा मैंने कैसे डिराइव किया ध्यान दीजिएगा, मैं अब खाली लास्ट में खाली फैक्ट आपको रिवाइज कर रहा हूं। फिर आप कहेंगे कि डीपीडी जब आपकी बढ़ के मैक्सिमम हो गई है, उस कंडीशन में जो पहले एक्स ऑस्मोसिस हो रही थी तो उस समय एक्स ऑस्मोसिस का क्या होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल बंद हो जाएगी, अब ये आगे नहीं चल रही होगी। और उस कंडीशन में जो हमारा स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक इक्वेशन होता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, उसका फॉर्म क्या होगा तब आपका ये हो जाएगा डीपीडी इक्वल टू ओपी हो जाएगा। टीपी यहां पर नहीं रह जाएगा क्योंकि टर्गर प्रेशर आपका घट के 0 हो चुका है।
ठीक है ना। एक बात और, जैसे जैसे एक्स ऑस्मोसिस होती जा रही थी, जैसे जैसे वाटर निकलता जा रहा था, टीपी की वैल्यू क्या हो रही थी, घटती जा रही थी, डीपीडी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे डीपीडी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ एक्स ऑस्मोसिस लगातार घटता जा रहा था, घटता जा रहा था। ये बात समझिए जरा सा चीजों को। जैसे जैसे वाटर निकलेगी, लगातार टीपी की वैल्यू घटती जाएगी, डीपीडी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और डीपीडी की वैल्यू के बढ़ने के साथ रेट ऑफ एक्स ऑस्मोसिस लगातार घटती जाएगी, घटती जाएगी, और अंत में इस पॉइंट पर आकर के तो एक्स ऑस्मोसिस क्या फुल्ली यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये आपका फाइनल सारा का सारा डाटा हो गया किसके लिए, कि अगर आप किसी सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में डालेंगे तो क्या क्या होगा, और मैंने सारी कहानी आपके लेवल से हमने बता दिया है ना। इसके पहले के थोड़ा सारे से आप जो हमारे पहले के लेक्चर है ढंग से देखिएगा। इवेंट खाली नहीं याद करना है भाई कि हाइपोटोनिक का वाटर हाइपरटोनिक में जानता है, ये नहीं पढ़ना है आपको। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, ये तो हम जानते ही जानते हैं, है ना। अल्टीमेटली आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है कि हाइपो का वाटर हाइपर में ही क्यों जाता है। अगर हाइपर, फिर हमने देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर आपने हाइपरटोनिक में अगर प्रेशर डाल दिया तो प्रेशर डालने पर अलग अलग कंडीशन हमने बताया था कि अगर हमने प्रेशर डाला और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तब क्या हो जाएगा, अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा तब क्या हो जाएगा, और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर जाते हैं तब क्या हो जाएगा। सारी बात हमने बताई पिछले क्लासेस में, और उन सारे क्लासेस का लेवल आपके CSIR लेवल का है। तो थोड़ा सा इस तरह से इसको पढ़िए, और ऐसे पढ़ने के बाद तब CSIR के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तब आप किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़िए, जो मन करे कि बुक पढ़िए, और तब देखिए इतना लेक्चर सुनने के बाद कि आपका जो CSIR का क्वेश्चन है लगेगा बिल्कुल यार इजी टू हैंडल, इजी टू क्रैक, इजी टू सॉल्व है। किसी बुक को पढ़ेंगे लगेगा जैसे नॉवेल पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दिए, जब आपके पास कोई रेफरेंस बुक ऐसी हो जाए कि बुक को जैसे नॉवेल जैसे पढ़ डालें, हर बात हम समझे हुए हैं, बस फटाफट हम देखते जा रहे हैं, लाइन बढ़ती जा रही हैं, तो आप समझेंगे कि हमारा लेवल तैयार है, ठीक है ना। तब हम सब्जेक्ट जान रहे हैं, इसको नॉलेज कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई मैंने तो ऐसे किया है, ऐसे सीखा है, और हम आपको आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे, ताकि जब एग्जाम में आप बैठें तो उस दिन आप हमको अप्रिसिएट करें, हाँ यार रियल में किसी ने पढ़ाया है। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमारे नोट्स के बाहर से आ जा रहा है, या जिसके बारे में डिटेल में हमसे टीचर ने बात नहीं किया था। ये बात आपको जब एग्जाम हॉल में दिख जाए तब कहिएगा हाँ टीचिंग ढंग से की गई है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम ही रोकेंगे, थोड़ा ढंग से आप देखिएगा। मैंने पहले बता दिया कि शुरू करेंगे बिल्कुल नीचे से, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ पर, अपने CSIR के थोड़ा प्लस करके ही। तो जब CSIR का लेवल भाई उठेगा तो आप जानते हैं टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा टेक्निकल होगा, तो उस चीज़ों को आप लोग समझते हैं, आप रियलाइज करते हैं। लेकिन सुपरफिशियल पढ़ाने से आपके समझ में सब आ जाएगा, खूब मजा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने से आएगा तब वो सारा मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पढ़ेंगे तब आप अभी थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा बातों को समझने में, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब मजा आएगा। अरे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तब मजा आएगा, ठीक है ना। इस उम्मीद के साथ कि सारे क्लासेस को आप समझ रहे होंगे। कोई डाउट होगी तो आप फिर देख लीजिएगा, फिर दोबारा हमको बता दीजिएगा, उस पर दोबारा हम लोग और फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चीज़ों को ढंग से आप यूज़ करेंगे अपने फेवर में, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मैं आप लोगों के कमेंट देख लूँ। चलिए राहुल जी, तो आपने बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी बात लिखी है, और कितने समय तक क्लास चलेगा, तो क्लास चल चुका, मैंने आपका बीच में कमेंट देखा नहीं। चलिए बहुत बढ़िया है राहुल जी, ऐसे करिए आप लोग, और लगिए, बस एग्जाम का इंतजार करिए। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन यू विल बी विनर, ठीक। ओके, थैंक यू।